कहानी शुरू होती है जब विराट कोहली, भारत के मशहूर क्रिकेटर, एक छोटे ब्रेक पर अपने दोस्तों के साथ एक शांत और दूर दराज के गांव में जाते हैं। ये गांव पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था और वहां का वातावरण एक अजीब रहस्य में लिपटा हुआ था। विराट का इरादा सिर्फ आराम करने और शांति का अनुभव करने का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सफर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव पहुंचते ही विराट और उनके दोस्त एक पुरानी, बड़ी और जर्जर हवेली में रुकने का निर्णय लेते हैं। ये हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और इसके बारे में कई अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस हवेली में कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन विराट और उनके दोस्त इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हवेली में कदम रखते ही विराट को एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। हवेली में प्रवेश करते ही हवा अचानक भारी लगने लगती है। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स और टूटे हुए फर्नीचर के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही रात होती है, हवेली का रहस्य धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होने लगता है। पहली रात सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जब अचानक हवेली की एक खिड़की तेजी से बंद हो जाती है। तेज हवाओं की आवाज गूंजने लगती है। विराट को कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। उनके दोस्त इसे हवा का असर मानते हैं और बात खत्म कर देते हैं। लेकिन रात के दूसरे पहर में विराट की नींद अचानक टूट जाती है। उन्हें लगता है कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। वे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वे खुद को शांत करते हैं और वापस सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन विराट और उनके दोस्त हवेली का मुआयना करने निकलते हैं। वे हवेली के तहखाने तक पहुंचते हैं, जो लंबे समय से बंद था। तहखाने में एक पुराना संदूक मिलता है। उस संदूक पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विराट जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करते हैं, हवेली की दीवारों से गूंजती एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। उनका एक दोस्त डरकर पीछे हट जाता है और उन्हें वहां से वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन विराट की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। संदूक को खोलते ही अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी हवेली के पहले मालिक की थी, जो 150 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी में लिखा था कि हवेली पर एक प्राचीन अभिशाप है और जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसका सामना भूतिया ताकतों से होता है। डायरी पढ़ने के बाद विराट और उनके दोस्तों को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि एक अभिशप्त जगह है। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य को जानने का जुनून विराट के अंदर जाग उठता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर इस हवेली का शिकार बन जाएंगे। हवेली की पुरानी डायरी को खोलने के बाद विराट और उनके दोस्तों ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। डायरी में लिखी भाषा को पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन कुछ पन्नों पर अंग्रेजी और हिंदी में भी कुछ वाक्य लिखे हुए थे। उसमें लिखा था, ये हवेली एक अंधेरे रहस्य की गवाह है। जिसने भी इसके अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर तुम इसे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो सावधान रहो। ये पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। विराट ने फैसला किया कि वे इस डायरी को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सवाल बन गया था। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। विराट और उनके दोस्तों को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी छत पर किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती। रात के तीसरे पहर
विराट ने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई और भी है। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। विराट ने हिम्मत जुटाकर परछाई की तरफ देखा, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। अगले दिन विराट और उनके दोस्त उस डायरी को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें डायरी में हवेली के तहखाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी में लिखा था, इस हवेली का तहखाना ही इसका केंद्र है। वहाँ एक रहस्यमयी घड़ी छुपी हुई है, जिसे अगर सही समय पर घुमाया जाए तो अभिशाप का अंत हो सकता है। लेकिन इसे खोजने वाले को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जानकारी पाकर विराट और उनके दोस्त तहखाने की ओर बढ़ते हैं। तहखाना गहरा और अंधेरा था और वहां घुसते ही उन्हें एक तेज ठंड महसूस होती है। जगह जगह जाले और टूटी हुई चीजें बिखरी हुई थी। अचानक उन्हें एक दीवार पर कुछ अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। विराट ने दीवार को छुआ और वह दीवार अपने आप खुल गई। अंदर एक छोटी सी गुप्त गुफा थी, जिसमें एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही विराट ने घड़ी की ओर कदम बढ़ाया, गुफा में हलचल शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो वहां कोई अदृश्य ताकत उन्हें घड़ी के पास जाने से रोक रही हो। जैसे ही विराट घड़ी के पास पहुंचे, एक जोरदार आवाज हुई और एक भूतिया आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। वह आकृति गुस्से में चीखने लगी, तुमने इस हवेली के नियम तोड़े हैं, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। अकस्मात हवेली के चारों ओर तूफान जैसा माहौल बन गया। विराट ने अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए कहा और खुद घड़ी की ओर बढ़ गए। उन्होंने घड़ी को ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी आंखों के सामने एक पुरानी कहानी उभरने लगी। विराट ने देखा कि हवेली के पहले मालिक राजा रुद्र प्रताप सिंह काले जादू में लिप्त थे। उन्होंने अमरत्व प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उनकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। उसी के कारण हवेली पर यह अभिशाप आ गया। घड़ी ही वह वस्तु थी जो उनकी आत्मा को मुक्त कर सकती थी, लेकिन इसके लिए घड़ी को सही समय पर सेट करना आवश्यक था। विराट ने दोस्तों की मदद से घड़ी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी भूतिया आकृति ने उन पर हमला कर दिया। भूतिया ताकतों से लड़ते हुए विराट और उनके दोस्तों को यह एहसास होता है कि उनके पास समय कम है। क्या वे घड़ी को सही समय पर सेट कर पाएंगे और हवेली के अभिशाप को खत्म कर पाएंगे, या फिर वे भी इस हवेली के शिकार बन जाएंगे? तहखाने में भूतिया आकृति का डरावना अट्टहास गूंज रहा था। विराट और उनके दोस्त अब एक खतरनाक जाल में फंस चुके थे। घड़ी के पास पहुंचते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे पूरी जगह उनके खिलाफ खड़ी हो। विराट ने साहस दिखाते हुए घड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दीवारों से गूंजती आवाजें कहने लगी, तुमने नियम तोड़ा है, अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। विराट के दोस्त, खासकर रोहन, बेहद डर गए। उन्होंने विराट से वापस चलने की गुहार की, लेकिन विराट ने स्पष्ट कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे इस घड़ी को ठीक नहीं कर पाए, तो ये हवेली हमेशा के लिए उनकी कब्रगाह बन जाएगी। विराट ने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी पर कई अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो समय की सामान्य गणना से अलग थे। तभी विराट को डायरी के आखिरी पन्ने की बात याद आई, जिसमें कहा गया था कि घड़ी को अमावस्या की मध्यरात्रि पर सेट करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि घड़ी के समय को कैसे सेट किया जाए, ये स्पष्ट नहीं था। अचानक हवेली की एक दीवार से खून जैसा लाल तरल टपकने लगा। ये तरल एक अजीब संदेश लिख रहा था, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचा सकती है, लेकिन घड़ी तुम्हारा समय छीन सकती है। तभी भूतिया आकृति ने विराट पर हमला कर दिया। यह आकृति राजा रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा थी, जो अब हवेली के हर कोने में बसी हुई थी।
आकृति ने विराट को चेतावनी दी, अगर तुमने इस घड़ी को छूने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। विराट ने दोस्तों से घड़ी के पास पहुंचने के लिए मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वे घड़ी को घुमाने की कोशिश करते, हवेली और हिंसक हो जाती। फर्नीचर हवा में उठने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद टूट गईं और छत से भारी झाड़ फानूस गिरने लगे। डायरी के पिछले पन्नों पर एक मंत्र लिखा था। विराट ने समझ लिया कि यह मंत्र घड़ी को सक्रिय करने के लिए है। वह और उनके दोस्त मिलकर मंत्र पढ़ने लगे, ओम रुद्राय क्षमस्व, मुक्ति प्रदाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, घड़ी का समय धीरे धीरे बदलने लगा। अब घड़ी की सुइयां 12 बजे पर जा पहुंची। पूरी हवेली में भयानक चीखें गूंज उठी। राजा रुद्र प्रताप की आत्मा तड़पने लगी और उनकी आकृति अचानक जलने लगी। जैसे ही आत्मा गायब हुई, हवेली शांत हो गई। विराट और उनके दोस्त सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी घड़ी से एक और आवाज आई। घड़ी के अभिशाप को खत्म करने के लिए इसे सूर्योदय से पहले हवेली के मुख्य द्वार पर रखना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो अभिशाप फिर से लौट आएगा। ये सुनकर सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। सूरज उगने में सिर्फ 1 घंटे का समय बचा था, लेकिन मुख्य द्वार तक पहुंचने का रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। हवेली के कमरे अपने आप बदलने लगे, सीढ़ियां गायब हो गईं और हर कोने से डरावनी परछाइयां प्रकट होने लगी। विराट ने दोस्तों से कहा कि घड़ी को मुख्य द्वार तक पहुंचाना अब उनकी प्राथमिकता है। रोहन और समीरा ने घड़ी को पकड़कर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में भूत या परछाइयां उन्हें रोकने लगी। हवेली में एक बार फिर अराजकता छा गई। विराट ने अपनी क्रिकेट की चुस्ती और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए परछाइयों का सामना किया। उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाए और परछाइयों को डराने की कोशिश की। समीरा ने घड़ी को मुख्य द्वार के पास रखा, लेकिन तभी हवेली का फर्श टूटने लगा। मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी। घड़ी से एक तेज रोशनी निकली, जिसने हवेली को झकझोर दिया। विराट और उनके दोस्त गिरते पड़ते हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली अपने आप रहने लगी और एक बड़े विस्फोट के साथ जमीन में समा गई। गांव के लोग हवेली की ओर भागे और ये देखकर चकित रह गए कि वह अब सिर्फ मलबा बन चुकी थी। विराट और उनके दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उस अभिशाप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हवेली के मलबे से एक और संदूक निकला, जिसमें एक और डायरी रखी थी। उस डायरी में लिखा था, ये केवल शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। हवेली के मलबे से निकली नई डायरी ने विराट और उनके दोस्तों के मन में नए सवाल खड़े कर दिए। क्या अभिशाप वाकई खत्म हुआ था, या ये केवल एक चाल थी? डायरी के पहले पन्ने पर एक संदेश लिखा था, हवेली गिर सकती है, लेकिन अभिशाप कभी नहीं मरता। जो इसे छेड़ते हैं, वे इसे अपने साथ ले जाते हैं। ये पढ़कर विराट को महसूस हुआ कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और चेतावनी दी कि डायरी को अपने पास रखना एक बड़ी भूल होगी। लेकिन विराट ने डायरी को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना चाहता था। डायरी के अगले पन्नों पर एक और कहानी छुपी हुई थी। उसमें हवेली के पहले मालिक राजा रुद्र प्रताप सिंह का एक और पक्ष सामने आया। वह न केवल काले जादू में माहिर थे, बल्कि उन्होंने अपनी अमरता के लिए 7 अलग अलग स्थानों पर अपनी आत्मा के टुकड़े छुपाए थे। हवेली उन 7 स्थानों में से सिर्फ एक थी। डायरी के अनुसार अगर सभी टुकड़े नष्ट नहीं किए गए, तो राजा की आत्मा दोबारा लौट सकती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी ने साफ किया कि अगला टुकड़ा विराट के बहुत करीब है। विराट और उनके दोस्त गांव से लौटकर मुंबई आ गए। उन्होंने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं,
लेकिन डायरी का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। डायरी में लिखे अजीब अक्षर रात में चमकने लगे। विराट के सपनों में डरावनी आकृतियां आने लगी। एक रात विराट को अचानक ऐसा लगा कि उनके कमरे में कोई और भी है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। वह परछाई कुछ देर तक उन्हें घूरती रही और फिर गायब हो गई। इसके बाद डायरी अपने आप खुल गई और उसके पन्नों पर एक नई जगह का नाम लिखा था, नारायणगढ़ किला। विराट ने दोस्तों को बुलाकर बताया कि अब उन्हें नारायणगढ़ किले जाना होगा। रोहन और समीरा ने पहले तो मना किया, लेकिन विराट ने समझाया कि अगर वे ये रहस्य नहीं सुलझाते तो यह अभिशाप उनके साथ हमेशा रहेगा। नारायणगढ़ किला महाराष्ट्र के एक दूरदराज इलाके में स्थित था। किले के बारे में कई कहानियां थी कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। किले की सबसे बड़ी खासियत थी वहां का एक बंद दरवाजा, जिसे किसी ने सदियों से नहीं खोला था। किले तक पहुंचने में पूरा दिन लग गया। किला सुनसान था और उसके चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। जैसे ही रात हुई, किले के अंदर की रहस्यमयी ऊर्जा उन्हें महसूस होने लगी। किले के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो हवेली की घड़ी से मिलता जुलता था। डायरी में लिखा था कि यह चिन्ह दरवाजे को खोलने की कुंजी है, लेकिन दरवाजे को खोलते ही जो होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। विराट ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किले के एक भूतिया गलियारे में थे। गलियारे की दीवारों पर खून से अजीब अक्षर लिखे थे। गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। जैसे ही विराट ने बॉक्स के पास कदम बढ़ाया, किले में चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। बॉक्स के पास पहुंचते ही विराट ने देखा कि उसमें राजा रुद्र प्रताप का एक और आत्मा टुकड़ा कैद था। जैसे ही विराट ने बॉक्स को छुआ, एक विशाल काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये राजा रुद्र प्रताप का भूतिया रक्षक था, जो आत्मा टुकड़े की रक्षा कर रहा था। उसने विराट को चेतावनी दी, यह मेरा साम्राज्य है, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। विराट और उनके दोस्तों ने बहादुरी से रक्षक का सामना करने की कोशिश की। समीरा ने डायरी के पन्नों में से एक और मंत्र पढ़ा, जिससे रक्षक थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गया। विराट ने मौका देखकर बॉक्स खोला और आत्मा टुकड़े को जलाने की कोशिश की। आत्मा टुकड़े को जलाते ही पूरे किले में भूकंप जैसी हलचल होने लगी। दीवारें गिरने लगी और काले धुएं से पूरा किला भर गया। विराट और उनके दोस्तों ने जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वे किले से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। डायरी के पन्ने फिर से चमकने लगे और उसमें लिखा था, अभी 5 और टुकड़े बाकी हैं। क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो? क्या विराट और उनके दोस्त इन टुकड़ों को नष्ट कर पाएंगे, या फिर राजा रुद्र प्रताप की आत्मा दोबारा लौट आएगी? किले से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद विराट और उनके दोस्तों ने महसूस किया कि यह रहस्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक और जटिल था। डायरी के अगले पन्ने पर एक और सुराग लिखा था, मौत की पगडंडी पर चलने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर खून का हिसाब होगा। तुम्हारा अगला कदम हिमालय की छाया में है। ये पढ़कर सबकी रूह कांप गई। हिमालय की छाया का मतलब था उत्तर की ओर कोई ऐसी जगह जो दुर्गम और खतरों से भरी हो। विराट ने समझा कि अब ये केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का सवाल बन चुका है। दोस्तों के साथ विराट ने नई जगह की खोज शुरू की। डायरी के आधार पर उन्होंने उत्तराखंड में एक छोटे से गांव त्रिकालपुर का नाम पाया। ये गांव हिमालय की गोद में स्थित था और स्थानीय लोग इसे एक श्रापित स्थान मानते थे। गांव के बुजुर्गों ने विराट को चेतावनी दी, त्रिकालपुर के पास जो जंगल है उसे
मौत की पगडंडी कहते हैं। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन विराट ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके साथ रोहन, समीरा और नेहा, एक नई मित्र जो इस अभियान में जुड़ी, भी तैयार हो गए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर तरफ अजीब सन्नाटा था और केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ में तलवार थी। डायरी के अनुसार मंदिर की तलवार ही अगला सुराग थी। विराट ने जैसे ही तलवार उठाई, मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगी। पत्थर की मूर्ति अचानक जीवित हो गई और बोलने लगी, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मूर्ति ने विराट और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं। विराट ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर मूर्ति को चकमा दिया और उसे चिल्लाकर कहा, हम यहाँ बुराई को खत्म करने आए हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करो। ये सुनकर मूर्ति थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में राजा रुद्र प्रताप के अभिशाप को खत्म करना चाहते हो? विराट ने सिर हिलाया। मूर्ति ने कहा, अगर यह सच है तो तुम्हें मौत की पगडंडी पर एक और चुनौती का सामना करना होगा। जंगल के अंत में एक झील है। उस झील में छुपा है राजा का तीसरा आत्मा टुकड़ा, लेकिन वह झील तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी। जंगल के अंदर कुछ घंटे चलने के बाद वे उस झील तक पहुँचे। झील की सतह काली और चमकदार थी, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। अचानक झील के पानी से एक आवाज आई, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। डायरी में झील के बारे में लिखा था, ये झील राजा की आत्मा का दर्पण है। जो इसमें अपनी सच्चाई नहीं पहचान पाता, उसे यह हमेशा के लिए कैद कर लेती है। झील के पास जाते ही विराट को अपनी सबसे गहरी असुरक्षाएं और डर दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि उनका करियर, परिवार और अपने दोस्तों से जुड़ी चिंताएं उनके सामने आकार ले रही थीं। रोहन, समीरा और नेहा भी अपने डर का सामना करने लगे। झील के बीच में एक काला पत्थर था जिसमें राजा रुद्र प्रताप की आत्मा का टुकड़ा छुपा था। विराट ने हिम्मत जुटाकर झील में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, झील की सतह लहरों में बदल गई और विराट को अपने अंदर खींचने लगी। विराट को बचाने के लिए नेहा झील में कूद पड़ी। उसने झील से लड़ने के लिए डायरी में एक और मंत्र पढ़ा, मृत्यु लोक से परे, सत्य की ओर लौट, रुद्रात्मा मुक्त हो। मंत्र पढ़ने से झील कमजोर पड़ने लगी। विराट ने झील के बीच में पहुंचकर काले पत्थर को उठा लिया और उसे तोड़ दिया। पत्थर टूटते ही झील सूखने लगी, लेकिन उसका गुस्सा अब विराट और दोस्तों पर बरसने लगा। नेहा ने झील की शक्ति से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। उसकी आखिरी बात थी, अभिशाप खत्म करना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य था, इसे पूरा करो। नेहा की मौत ने सबको झकझोर दिया, लेकिन आत्मा टुकड़े को नष्ट करने के बाद डायरी ने फिर से एक नई जगह का नाम दिया, खौफ का किला, 4 धाम के रास्ते पर। अब सवाल यह है कि क्या विराट और उसके दोस्त नेहा के बलिदान का बदला ले पाएंगे? क्या वे राजा रुद्र प्रताप के सभी आत्मा टुकड़ों को नष्ट कर पाएंगे? नेहा की मौत ने विराट और उसके दोस्तों को तोड़ दिया था। सब पर गहरा सदमा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि नेहा के बलिदान का सवाल बन चुका था। डायरी में लिखी अगली जगह खौफ का किला ने उनकी हिम्मत को चुनौती दी। डायरी के अनुसार ये किला उत्तराखंड में 4 धाम के पास एक सुनसान इलाके में था। किले का नाम लेते ही स्थानीय लोग डर से पीछे हट जाते थे। उनके अनुसार ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजा रुद्र प्रताप के काले जादू का केंद्र था। विराट, रोहन और समीरा ने किले तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया। रास्ते में उन्हें एक बाबा मिले
जो पहले उस किले के बारे में सब कुछ जानते थे। बाबा ने उन्हें चेताया, खौफ का किला इंसान का शरीर नहीं, आत्मा पर हमला करता है। जो कमजोर है वह इसे नहीं सह सकता। लेकिन बाबा ने उन्हें एक विशेष ताबीज दिया जो किले के अंदर की ऊर्जा से बचाने के लिए था। किले तक पहुंचते ही उन्हें एक विशाल लोहे का दरवाजा देखा जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। दरवाजे के दोनों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं, जो किसी भी पल जीवित हो सकती थीं। दरवाजा खोलने के लिए डायरी ने एक संकेत दिया था, जब सत्य और साहस एक साथ हों, तभी रास्ता खुलेगा। विराट ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी समीरा ने दरवाजे पर उकेरे गए अजीब निशानों को देखा। ये वही चिन्ह थे जो पहले उन्होंने हवेली में देखे थे। उन्हें समझ आया कि दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। समीरा ने डायरी में से मंत्र पढ़ा, ओम काली अंधकाराय नमः। मंत्र के पूरा होते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन उसके साथ ही किले के अंदर से एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। किला अंदर से एक भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर राजा रुद्र प्रताप के चित्र थे, जिनकी आंखें ऐसा महसूस करवा रही थीं जैसे वे सबको देख रही हों। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। किले के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक तांत्रिक मंडल बना हुआ था। मंडल के केंद्र में एक लाल रंग का क्रिस्टल रखा था, जो राजा रुद्र प्रताप के अगले आत्मा टुकड़े को कैद किए हुए था। डायरी के अनुसार क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए एक बलिदान देना होगा। ये बलिदान केवल उसी का हो सकता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो। जैसे ही विराट ने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, पूरा किला हिलने लगा। दीवारों से काले साए निकलने लगे, जो विराट और उसके दोस्तों को घेरने लगे। हर साए ने उनके अंदर का सबसे बड़ा डर प्रकट करना शुरू कर दिया। रोहन, उसने खुद को एक अंधेरे कुएं में फंसा हुआ पाया, जहां से कोई रास्ता नहीं था। समीरा, उसे दिखा कि वह अपने परिवार को बचाने में नाकाम हो रही है। विराट, उसने देखा कि वह पूरी दुनिया के सामने अपने सबसे बड़े मैच में हार गया है और हर कोई उसे धोखेबाज कह रहा है। यह उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। विराट ने महसूस किया कि अगर वह इन डरावनी छवियों को अपने ऊपर हावी होने देगा, तो वे कभी किले से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने अपने डर का सामना करते हुए जोर से कहा, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, ये सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही विराट ने ये कहा, बाकी दोस्तों को भी हिम्मत मिली। उन्होंने अपने डर का सामना किया और काले साए धीरे धीरे गायब होने लगे। विराट ने क्रिस्टल को तोड़ने के लिए डायरी में लिखे अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, रुद्राय मुक्ताय स्वाहा। क्रिस्टल टूटते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। किले की दीवारें गिरने लगी। राजा रुद्र प्रताप की एक गूंजती हुई चीख पूरे किले में भर गई, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरे 4 टुकड़े अभी बाकी हैं। क्रिस्टल के नष्ट होते ही पूरा किला ध्वस्त होने लगा। विराट और उसके दोस्तों ने तेजी से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर निकले, किला एक बड़े गड्ढे में समा गया। किले के खंडहर से बाहर आने के बाद डायरी ने फिर से चमकना शुरू किया। उसमें एक नया सुराग लिखा था, 4था टुकड़ा जल के नीचे है, ढूंढो उसे जहां गहराई में अंधकार छिपा है। ये स्पष्ट था कि अब उन्हें किसी गहरे जलाशय या समुद्र में जाना होगा, लेकिन कहां, ये पता लगाना बाकी था। क्या विराट और उनके दोस्त अगले टुकड़े को नष्ट कर पाएंगे? जल के नीचे का रहस्य क्या है? किले के विनाश के बाद विराट और उनके दोस्तों ने डायरी का अगला सुराग पढ़ा, 4था टुकड़ा जल के नीचे है, ढूंढो उसे जहां गहराई में अंधकार छिपा है। इससे साफ था कि अगला आत्मा टुकड़ा किसी गहरे जलाशय या समुद्र के भीतर छिपा हुआ था, लेकिन ऐसा स्थान ढूंढना आसान नहीं था। समीरा ने सुझाव दिया कि उन्हें समुद्र तटीय क्षेत्र गोवा में जाना चाहिए,
क्योंकि वहां गहरे पानी की कई कहानियां प्रचलित थीं। गोवा पहुंचने पर उन्हें एक स्थानीय मछुआरे से जानकारी मिली। उसने बताया कि समुद्र के एक हिस्से को लोग काले पानी का कुआं कहते हैं। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। मछुआरे ने चेतावनी दी, वहां अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई भी साहसी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। डायरी के अगले पन्ने ने इस स्थान की पुष्टि की। वहां लिखा था, समुद्र के अंधकार में प्रवेश करो, लेकिन ये याद रखना कि हर गहराई एक बलिदान मांगती है। विराट और उनके दोस्तों ने एक पुरानी नाव किराए पर ली। उन्होंने स्कूबा डाइविंग उपकरण और अन्य सुरक्षा साधन तैयार किए। रात के समय जब समुद्र में अजीब सी शांति छाई हुई थी, वे उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी में गोता लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य समुद्र नहीं था। नीचे गहराई में अजीब सी चमकती रोशनी और रहस्यमय आकृतियां दिखाई देने लगी। समुद्र की गहराई में पहुंचने के बाद उन्होंने एक पुरानी डूबी हुई जहाज देखी। जहाज के चारों ओर काले धुंधलके ने उसे और भी डरावना बना दिया था। जहाज के डेक पर राजा रुद्र प्रताप का चिन्ह बना हुआ था। समीरा ने कहा, डायरी के अनुसार आत्मा टुकड़ा इस जहाज के अंदर है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वे जहाज के अंदर गए, जहां सब कुछ बिखरा हुआ था। अचानक उन्हें जहाज के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी की मदद मांगने की थीं। जहाज के सबसे नीचे के हिस्से में एक काला बॉक्स रखा था, जिसके चारों ओर पानी घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। विराट ने जैसे ही बॉक्स को छूने की कोशिश की, पूरा जहाज हिलने लगा। जहाज के अंदर की धातु पर आकृतियां उभरने लगी और अचानक एक विशालकाय जल प्रेत प्रकट हुआ। जल प्रेत ने गूंजती आवाज में कहा, यह आत्मा टुकड़ा मेरी शक्ति का स्रोत है। इसे लेने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम सब समुद्र में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। विराट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी का एक और पन्ना पढ़ा, जिसमें एक विशेष मंत्र लिखा था, अंधकार की गहराई से सत्य की ज्योति प्रकट हो। समीरा ने यह मंत्र पढ़ा और जल प्रेत थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जल प्रेत ने पानी को एक शक्तिशाली भावर में बदल दिया, जिससे विराट और उसके दोस्त फंस गए। भावर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रोहन ने निर्णय लिया। उसने कहा, मैं इस अभिशाप को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। रोहन ने जल प्रेत का ध्यान अपनी ओर खींचा और विराट को मौका दिया कि वह बॉक्स को उठाकर आत्मा टुकड़े को नष्ट कर सके। विराट ने तेजी से बॉक्स को तोड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगाई। जैसे ही बॉक्स टूटा, आत्मा टुकड़ा समुद्र के पानी में घुल गया। जल प्रेत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया, लेकिन रोहन को भावर निगल चुका था। विराट और समीरा जैसे तैसे जहाज से बाहर निकले। वे नाव तक पहुंचे, लेकिन रोहन की मौत का दर्द उनके दिलों में गहरा था। डायरी ने एक बार फिर नया संदेश प्रकट किया। अब 3 टुकड़े शेष हैं। अगला टुकड़ा आग की गुफा में है। क्या विराट और समीरा रोहन के बलिदान को व्यर्थ जाने से बचा पाएंगे? आग की गुफा कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी? रोहन के बलिदान ने विराट और समीरा को अंदर तक हिला दिया था। दोनों ने महसूस किया कि राजा रुद्र प्रताप के अभिशाप को खत्म करने की इस लड़ाई में हर कदम पर एक नया बलिदान मांगा जाएगा। लेकिन रोहन की कुर्बानी ने उन्हें और मजबूत बना दिया। डायरी में लिखा नया संदेश, आग की गुफा में प्रवेश करने से पहले अपने साहस को परखो। वहां केवल वही बच सकता है जो अपनी आत्मा की तपिश सहन कर सके। समीरा ने डायरी के संकेतों के आधार पर बताया कि अगला स्थान राजस्थान के थार रेगिस्तान में हो सकता है। डायरी में दिए गए नक्शे से उन्होंने गुफा का स्थान ढूंढने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने एक ऐसी गुफा के बारे में सुना जो रक्त ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती थी।
ये गुफा सदियों से वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा में आग केवल बाहर नहीं जलती, वह आपके भीतर भी जलेगी। अगर आपका दिल कमजोर हुआ तो आप राख में बदल जाएंगे। गर्मी से झुलसते हुए विराट और समीरा ने गुफा तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल और भयानक था। दरवाजे पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो आग से डरेगा वो गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। समीरा ने कहा, डर का सामना करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें तैयार रहना होगा। गुफा में प्रवेश करते ही विराट और समीरा ने महसूस किया कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हर कदम के साथ गुफा और ज्यादा गर्म होती जा रही थी। दीवारों से लावा बह रहा था और हवा में जलन पैदा करने वाली गर्मी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक ज्वालामुखी जैसा गड्ढा था और उसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल लटका हुआ था। ये राजा रुद्र प्रताप के आत्मा टुकड़े का प्रतीक था। जैसे ही विराट ने क्रिस्टल को लेने की कोशिश की, गड्ढे से आग का एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गरजते हुए कहा, यह आत्मा टुकड़ा मेरी शक्ति का स्रोत है, इसे छूने की हिम्मत मत करना, वरना यह आग तुम्हें भस्म कर देगी। विराट और समीरा ने लड़ने का फैसला किया। डायरी ने सुझाव दिया कि राक्षस को हराने के लिए उन्हें अपनी आंतरिक कमजोरी और गुस्से पर काबू पाना होगा। समीरा ने महसूस किया कि आग का राक्षस उनके डर और क्रोध से अपनी शक्ति ले रहा था। राक्षस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विराट और समीरा को अलग अलग जाल में फंसा दिया। विराट, उसने खुद को एक भयंकर क्रिकेट मैच में पाया जहां उसकी टीम हार रही थी और उसे अपने करियर के खत्म होने का डर सता रहा था। समीरा, उसने देखा कि उसका परिवार आग में जल रहा है और वह उन्हें बचाने में असमर्थ है। लेकिन दोनों ने जल्द ही महसूस किया कि यह सब एक भ्रम था। विराट ने चिल्लाकर कहा, यह मेरी सच्चाई नहीं है, मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। समीरा ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, ये सिर्फ एक मानसिक परीक्षा है, मैं इससे पार पा सकती हूँ। जैसे ही दोनों ने अपने डर का सामना किया, आग का राक्षस कमजोर होने लगा। विराट ने डायरी से एक मंत्र पढ़ा, अग्नि की ज्वाला शांत हो, आत्मा मुक्त हो। मंत्र के उच्चारण के साथ राक्षस गायब हो गया। विराट ने क्रिस्टल को उठाया और उसे तोड़ दिया। आत्मा टुकड़ा जलकर राख हो गया और गुफा धीरे धीरे शांत होने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकले, डायरी ने फिर से चमकना शुरू किया। इसमें लिखा था, 5वां टुकड़ा हवा में छुपा है, ढूंढो उसे जहां आकाश और धरती का मिलन होता है। अब अगला आत्मा टुकड़ा हवा से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि उन्हें किसी पर्वत या ऊंचाई वाली जगह पर जाना होगा। आग की गुफा में सफलता के बाद विराट और समीरा अब अगले टुकड़े की तलाश में निकल पड़े। लेकिन क्या हवा का ये रहस्य उनके लिए और भी खतरनाक साबित होगा? आग की गुफा में आत्मा टुकड़े को नष्ट करने के बाद विराट और समीरा एक छोटे से गांव में आराम कर रहे थे। लेकिन उनके दिमाग में अगला सुराग घूम रहा था। 5वां टुकड़ा हवा में छुपा है, ढूंढो उसे जहां आकाश और धरती का मिलन होता है। समीरा ने कहा, आकाश और धरती का मिलन, शायद इसका मतलब पर्वतों की ऊंचाई से है, हमें हिमालय की ओर जाना चाहिए। विराट ने सहमति जताई और दोनों ने उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की ओर रुख किया। उत्तराखंड पहुंचते ही उन्हें स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि हिमालय के एक खास क्षेत्र को मृतकों की घाटी कहा जाता है। वहां की ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी और तेज है कि इंसान जिंदा नहीं रह सकता। एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, उस घाटी में हवा ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं आए। विराट और समीरा ने पर्वतारोहण के उपकरण लेकर उस खतरनाक इलाके की यात्रा शुरू की।
जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, हवा और तेज और ठंडी होती गई। रास्ते में उन्हें कई पुरानी टूट चुकी झोपड़ियां और फटे हुए कपड़े मिले, जो उन लोगों के थे जो कभी उस घाटी में गए थे। डायरी ने एक बार फिर उन्हें सही दिशा दी। उसमें लिखा था, हवा के बीच सुनो उस आत्मा की आवाज जो तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगी। घाटी के बीचों बीच पहुंचते ही विराट और समीरा ने एक अजीब आवाज सुनी। ये हवा की गूंजती हुई चीख थी, जो किसी इंसान की तरह सुनाई देती थी। अचानक हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। विराट और समीरा को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी, जिसमें राजा रुद्र प्रताप को एक पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दिखाया गया था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, जो इस हवा की शक्ति को समझेगा वही इस आत्मा टुकड़े तक पहुंचेगा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, तेज हवा के साथ एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। यह एक हवा का प्रेत था, जो पूरी घाटी पर नियंत्रण कर रहा था। उसने गरजती आवाज में कहा, तुम राजा रुद्र प्रताप के आत्मा टुकड़े को लेने आए हो, लेकिन क्या तुम इस हवा का सामना कर पाओगे? हवा का प्रेत विराट और समीरा को अपने भंवर में खींचने लगा। समीरा ने डायरी की ओर देखा, जिसमें लिखा था, हवा से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। समीरा ने विराट को समझाया, हमें इस तूफान से नहीं लड़ना चाहिए, हमें इसकी शक्ति को समझना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और खुद को हवा के प्रवाह में छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। प्रेत कमजोर पड़ने लगा और अंततः गायब हो गया। घाटी के केंद्र में उन्हें एक पत्थर का स्तंभ मिला, जिसके ऊपर हवा में लटका हुआ आत्मा टुकड़ा चमक रहा था। विराट ने स्तंभ पर चढ़कर टुकड़े को पकड़ लिया। समीरा ने डायरी में लिखा मंत्र पढ़ा, हवा की शक्ति को स्वाहा करो, आत्मा को मुक्त करो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा टुकड़ा हवा में भस्म हो गया। घाटी में अचानक शांति छा गई। डायरी ने फिर से चमकते हुए एक नया सुराग दिया। छठा टुकड़ा धरती के गर्भ में छिपा है। जहां अंधेरा सबसे घना है, वहीं तुम्हें सत्य मिलेगा। अब विराट और समीरा को धरती के गहरे अंधकार में उतरना था। क्या वहां कोई और बलिदान उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या वे राजा रुद्र प्रताप के छठे टुकड़े को नष्ट कर पाएंगे? हवा के प्रेत को हराने और आत्मा टुकड़े को नष्ट करने के बाद विराट और समीरा ने अपनी यात्रा का अगला कदम उठाने का फैसला किया। डायरी का नया सुराग, छठा टुकड़ा धरती के गर्भ में छिपा है। जहां अंधेरा सबसे घना है, वहीं तुम्हें सत्य मिलेगा। ने उन्हें रहस्यमय सुरंगों और गुफाओं की ओर इशारा किया। समीरा ने कहा, मुझे लगता है कि यह संकेत धरती के नीचे की उन प्राचीन सुरंगों की ओर इशारा कर रहा है, जहां सदियों पुराना राज छिपा हो सकता है। विराट और समीरा ने दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की यात्रा की, जहां विश्व प्रसिद्ध बादामी की गुफाएं थीं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इन गुफाओं के नीचे ऐसी सुरंगें थीं जो धरती की गहराई तक जाती थीं। लेकिन उन सुरंगों के भीतर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। एक स्थानीय गाइड ने बताया, इन गुफाओं में ऐसी जगहें हैं जहां अंधकार इतना घना है कि आप अपनी खुद की परछाई भी नहीं देख सकते। गुफा के अंदर दाखिल होने पर विराट और समीरा को एक प्राचीन द्वार मिला, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। समीरा ने डायरी की मदद से इसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो इस अंधकार में प्रवेश करेगा, वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। उन्होंने द्वार खोला और धीरे धीरे गहराई में उतरने लगे। सीढ़ियां एक अंतहीन सुरंग में जा रही थीं। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सुरंग के बीच में पहुंचने पर विराट और समीरा ने महसूस किया कि उनके चारों ओर हवा बदल रही थी। अंधकार इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च भी ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं फेंक पा रही थी। अचानक दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। यह आकृतियां ऐसी थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। समीरा ने कहा, ये सिर्फ भ्रम है,
हमें अपनी सोच को साफ रखना होगा। लेकिन तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। जैसे ही वे सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंचे, जमीन अचानक से हिलने लगी। मिट्टी और पत्थरों से बना एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी गूंजती आवाज ने पूरी सुरंग को भर दिया। राक्षस ने गरजते हुए कहा, यह आत्मा टुकड़ा मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर इसे लेने की कोशिश की तो यह अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। राक्षस ने पूरे क्षेत्र को अंधकार में बदल दिया। विराट और समीरा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी डायरी ने हल्की रोशनी छोड़ी और उसमें एक मंत्र लिखा उभरा, अंधकार को उसकी रोशनी से हराओ, अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो। समीरा ने विराट से कहा, ये हमारी आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है, हमें अपने डर को मिटाना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, डायरी की रोशनी तेज हो गई और राक्षस की शक्ति कम होने लगी। सुरंग के केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। विराट ने तेजी से उसे उठाया और डायरी के मंत्र का उच्चारण किया, धरती की शक्ति को मुक्त करो, अंधकार को समाप्त करो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, क्रिस्टल टूट गया और राक्षस धूल में बदल गया। सुरंग में छाया अंधकार गायब हो गया और एक गुप्त द्वार खुला। डायरी ने फिर से चमकते हुए लिखा, सातवां और अंतिम टुकड़ा समय के चक्र में छिपा है। जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं, वहीं तुम्हें अंतिम सत्य मिलेगा। अब विराट और समीरा के सामने राजा रुद्र प्रताप के अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करने का आखिरी मौका था। लेकिन समय का चक्र क्या है? क्या वे अंतिम आत्मा टुकड़े को नष्ट कर पाएंगे या रुद्र प्रताप का अभिशाप हमेशा के लिए अजेय रहेगा? सातवां और अंतिम आत्मा टुकड़ा, जैसा कि डायरी में लिखा था, समय के चक्र में छुपा था। विराट और समीरा की यात्रा अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। समय का चक्र क्या था? क्या यह एक चमत्कारी रहस्य था या कोई खतरनाक जाल जो उन्हें हराने के लिए रुद्र प्रताप ने रचा था? समीरा ने सोचा, समय का चक्र, क्या इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्या ये कोई प्राचीन यांत्रिकी या द्वार है जो समय के विभिन्न पहलुओं को जोड़ता है? विराट ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ पुराने मंदिरों में काल चक्र होते हैं, जहां समय के तीनों रूप, भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। शायद हमें ऐसे ही किसी स्थान पर जाना होगा। समीरा और विराट ने कई जगहों पर सुनने के बाद फैसला किया कि उन्हें कांची कुवालम के प्राचीन कालचक्र मंदिर तक जाना होगा, जो तमिलनाडु में स्थित था। यह मंदिर सदियों से अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार वहां एक प्राचीन कालचक्र था जो समय के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस मंदिर के अंदर कदम रखने वाला कभी भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन विराट और समीरा को रुद्र प्रताप के अभिशाप को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यही दिखा। जब वे मंदिर के विशाल द्वार के पास पहुंचे, तो वहां एक प्राचीन शिलालेख लगा था जिसमें लिखा था, समय का चक्र केवल वही खोल सकता है जिसने अतीत, वर्तमान और भविष्य को सहेजा हो। मंदिर के अंदर घुसते ही दोनों को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी अजीब थी। समय जैसे थम गया था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा चक्र बना हुआ था जिस पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थी। वह चक्र न सिर्फ एक संरचना थी, बल्कि जैसे समय की सच्चाई का प्रतीक हो। जैसे ही विराट और समीरा ने उस चक्र के पास कदम रखा, पूरा मंदिर हिलने लगा। चक्र के चारों कोनों से रोशनी की किरणें निकलने लगी। विराट और समीरा को लगा जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ रहे हों। तभी अचानक एक गहरी गूंजती आवाज ने उन्हें घेर लिया, तुम दोनों समय के चक्र में प्रवेश कर चुके हो।
अब तुम्हें 3 रूपों में बांटा जाएगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। एक ही समय में तुम तीनों जगहों पर मौजूद हो और तुम्हारा संघर्ष इन 3 रूपों में हो रहा है। समीरा चौंकी, यह क्या हो रहा है? हम 3 रूपों में बंट कैसे सकते हैं? विराट ने कहा, ये कालचक्र है। हमें एक साथ तीनों समयों में अपने डर, दुख और भविष्य के भय का सामना करना होगा। विराट और समीरा को अचानक अतीत में घसीटा गया। विराट खुद को उस समय में पाया जब वह अपने क्रिकेट करियर में एक भारी हार का सामना कर रहे थे। उसे अपनी टीम की नाकामी का दोषी महसूस हो रहा था और वही हताशा उसे घेर रही थी। समीरा को भी अपने अतीत में भेजा गया, जहां वह अपने परिवार के एक सदस्य को खोने के दर्द में डूबे हुए थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर डर की एक गहरी खाई थी, जिसे वह अब तक नहीं भर पाई थी। लेकिन दोनों ने समझा कि ये सभी बस मानसिक अवरोध थे। दोनों ने अपने डर और अतीत की यादों से खुद को मुक्त किया और कालचक्र के अगले चरण में बढ़े। फिर अचानक विराट और समीरा को वर्तमान में वापस लाया गया। यहाँ वे रुद्र प्रताप के अभिशाप से लड़े, लेकिन इस बार दुश्मन का रूप और भी भयानक था। रुद्र प्रताप का पिशाच रूप उनके सामने खड़ा था और उसकी मुस्कान में शैतानी खलल था। रुद्र प्रताप ने कहा, तुमने मेरे टुकड़ों को नष्ट किया, लेकिन क्या तुम मेरा अस्तित्व खत्म कर पाओगे? यहाँ विराट और समीरा को एहसास हुआ कि रुद्र प्रताप के असली अस्तित्व का अंत सिर्फ आत्मा टुकड़ों के नष्ट होने से नहीं होगा। उसे तबाह करने के लिए उन्हें खुद के अंदर की शक्ति को जगाना होगा। फिर दोनों को भविष्य में ले जाया गया। यहाँ विराट और समीरा को डर था कि वे कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह महसूस हुआ कि यह केवल एक और परीक्षा थी। अगर वे इसे पार कर लेते तो अंतिम आत्मा टुकड़े को नष्ट कर पाएंगे। अंततः विराट और समीरा ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और समय के चक्र को तोड़ डाला। जैसे ही चक्र टूटा, एक तेज रोशनी ने मंदिर को भर दिया। रुद्र प्रताप का अभिशाप हमेशा के लिए नष्ट हो गया। समीरा ने कहा, हमने इसे कर दिखाया विराट। अब रुद्र प्रताप की आत्मा को शांति मिल जाएगी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। डायरी में आखिरी बार एक संदेश लिखा था, समय का चक्र अब शांति से घूमेगा। तुम दोनों ने वो किया जो असंभव था। तुम्हारी यात्रा ने समय को एक नया दिशा दी। अब हर आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।